Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. So guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो भुट्टो मुजीब एंड यहिया खान 1971 बांग्लादेश की सच्चाइयां क्या है, पाकिस्तान लॉस्ट, किस तरह जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो है वो खो दिया, क्या क्या वजूहात थी। हम लोगों ने देखा खान सर की वीडियो और एक और इंडियन यूट्यूबर था जिन्होंने जो है वो 1971 की वॉर के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई। काफी लोगों ने अच्छा उसके ऊपर जो है वो फीडबैक दिया और अपनी भी जो है वो राय कमेंट सेक्शन के अंदर रखी। और क्या था कि अभी पाकिस्तान के साइड की जो है वो स्टोरी है, वो क्या है, वो क्या बताते हैं, वो चीजें देखते हैं। और इसके अंदर और भी काफी चीजें जो है हिडन ट्रुथ जो है हम लोगों को पता चलने वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो को 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। आप लोग अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और पूरी वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। आज इतना सा भी जो है वो स्किप नहीं करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक चीज गाइस, मैं गांव के अंदर रहती हूँ ना, तो मेरे पीछे आप लोगों को कुत्तों की, गधों की, बिल्लियों की, पता नहीं किस किस की, गाय भैंसों की आवाजें आती होंगी। मेरे घर में तो नहीं है, जो हमारे घर के सामने घर है ना, तो वो उधर हवेली टाइप सी बनी हुई है। तो उन्होंने जो है वो उनके पास सारे जानवर है, तो वो जानवर जब शोर करते हैं ना तो फिर अंदर आवाजें आती है और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कहते हैं कि इसकी आवाज पीछे आ रही है, उसकी आवाज आ रही है। अब मैं कितना भी उस चीज को एडिट करूं, वो तो बोलते रहते हैं, तो मैं भी बोलती रहती हूँ। खैर फर्क तो दोनों में भी कोई नहीं है। चलो खैर छोड़ते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो है वो हेडफोन्स ले लिए हैं और अभी हेडफोन मैं भी अप टू डेट हो रही हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं। हम हैंड फ्री से जो है वो हेडफोन्स के ऊपर आ चुके हैं और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे हेडफोन्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, बताना जरा, मुझे तो लग रहा है मेरा अंडा जैसा मुंह लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान, पर उस दिन पाकिस्तान सिर्फ जंग हारा था। ईस्ट पाकिस्तान को तो हम बहुत पहले ही खो चुके थे। आसिम सज्जाद अख्तर जब पॉडकास्ट पर आए थे तो उन्होंने कहा कि मुल्क टूट जाते हैं, नए मुल्क बन जाते हैं, पर दुनिया की तारीख में शायद सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसमें एक अक्सरियत ने फैसला किया कि वो नया मुल्क बनाएंगे। यही सच बंगाली लीडर रमीजुद्दीन ने मोहम्मद मुनीर को याद कराया था जब 1962 में अयूब खान के कहने पर मुनीर ने ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी डिस्कस की। रमीजुद्दीन ने तब उनको कहा कि बंगाल अक्सरियत है और वो है असल पाकिस्तान। जिस दिन अयूब खान ने पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज किया, उसी दिन बंगाली लॉ मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने उनको वार्न किया कि इस फैसले से पाकिस्तान टूट जाएगा। 1965 के सदारती इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने दिलो जान से फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था, पर अयूब खान ने तो मादरे मिल्लत की तजलील करके इलेक्शंस रिग करके पावर रिटेन कर ली। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बनाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने उनको धोखा दिया। बंगाल पाकिस्तान मूवमेंट के फोरफ्रंट पर था। मुस्लिम लीग बनी ही ढाका में 1906 में। बंगाल के लोगों ने पाकिस्तान को बनाया, पर हमने अपनी तारीख की किताबों से उनका किरदार मिटा ही दिया है। के अजीज ने लिखा है कि कैसे मुल्क की सोच से बंगाल को हटा दिया गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को पाकिस्तान के एक फाउंडिंग फादर की तरह नहीं याद किया जाता। पाकिस्तान के लीडर्स ने बड़ी कोशिश की है कि अवाम भूल ही जाए कि कभी कोई ईस्ट पाकिस्तान भी था। आपको कभी भी 1971 का सच नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर बता दिया तो सॉरी टू से मैं इधर वीडियो रोक रही हूँ, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान, हम लोग भी जो है वो पाकिस्तान की बुक्स ही पढ़ के आगे आए हैं और पाकिस्तान स्टडीज में जो है हमें कभी भी कहीं भी जो है वो ये नहीं बताया कि 1971 की वॉर हम हारे थे और ये बांग्लादेश के लोगों के साथ हुआ, कुछ भी नहीं बताया हुआ। फेक स्टोरियां बताई हुई हैं। आज जो हो रहा है वो शायद आपको समझ में आना शुरू हो जाए। आज की पाकिस्तान लॉस्ट की एपिसोड आपको यही करने में मदद करेगी। मिथ्स तोड़ेगी, झूठ खत्म करेगी और प्रोपेगेंडा के पीछे जो सच है उस तक पहुंचेगी। इस एपिसोड के 3 हिस्से हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या सबक हैं जो हम अब तक नहीं सीख रहे। पार्ट 1, 1947 से 1971 तक का सफर। बांग्लादेश एक रात में नहीं बना, वो इसलिए बना क्योंकि 24 साल तक वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। बांग्लादेश की मूवमेंट उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू नाफिज की गई। ये वो लम्हा है जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। जो मुल्क उन्होंने मिलकर बनाया था उसी में उनको गुलाम बनाकर कॉलोनाइज किया जा रहा है। 1949 में ही अवामी लीग बन गई थी, जिसका पहले नाम अवामी मुस्लिम लीग था। ये बनी एज अ रिस्पॉन्स टू द उर्दू डोमिनेटेड मुस्लिम लीग इन वेस्ट पाकिस्तान। सिटीजन्स गुलाम नहीं होते, आप शनाख्तों को मिटाकर स्टेट नहीं बना सकते।
1952 में अवामी लीग ने अनइलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट की, जब पुलिस ने गोलियां चलाकर कम से कम 5 स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया। इसकी वजह से पूरे ईस्ट पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, पर उनकी डिमांड सुनने के बजाय स्टेट ने हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया, अवामी लीग के लीडर्स समेत। आज भी 21 फरवरी दुनिया भर में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के नाम से मनाया जाता है। कुछ सालों बाद जब बंगाली को रिकग्नाइज कर भी लिया, तब तक नुकसान हो चुका था। लैंग्वेज मूवमेंट ने ही जन्म दिया सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान को। वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप का भरोसा ही नहीं था ईस्ट पाकिस्तान को। जब 1954 में ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हुए, तो मुस्लिम लीग 309 में से सिर्फ 9 सीट्स जीती। वो पार्टी जिसने 7 साल पहले पाकिस्तान बनाया था। मगर चीफ मिनिस्टर AK फजलुल हक ने जो गवर्नमेंट बनाई, उसको 2 महीने में ही डिसमिस करके AK फजलुल हक को गद्दार डिक्लेयर करके ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नर्स रूल लगा दिया गया था। कई 100 इलेक्टेड लीडर्स और पॉलिटिकल मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। 1971 इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया, वरना वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने तो कभी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट किया ही नहीं था। सालों की जिद्दोजहद के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बंगाली को रिकग्नाइज भी किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही महज 2 साल बाद अयूब खान की मिलिट्री कू ने एब्रोगेट कर दी। अयूब खान ने सियासी पार्टीज को बैन कर दिया और एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के लीडर्स अरेस्ट हो गए। ना ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ सुनी गई, ना उनका मैंडेट रिस्पेक्ट किया गया। एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट को अपने ही लोगों से इतना खौफ था कि 1970 तक पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शंस हुए ही नहीं, और जब हुए तो अवामी लीग जीत गई। और फिर क्या हुआ वो तो हम सबको पता ही है। पाकिस्तान में एक मुल्ला मिलिट्री गठजोड़ होने के बावजूद, स्टेट का सालों साल मजहब को अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान में कभी भी मजहबी पार्टीज नहीं जीती। जब जब इलेक्शंस फेयर हुए, उनको जो पावर मिली है वो मिली है उनकी फौजी आमिरों के साथ अलायंस से। 1970 में अवामी लीग और PPP दोनों की कैंपेन ही सोशलिस्ट और इकोनॉमिक आइडियाज पर बेस कर रही थी। पाकिस्तान के लोगों को क्या चाहिए था, वो किसके लिए वोट कर रहे थे, ये वो क्लियरली जानते थे, पर ये वेस्ट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मंजूर नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बेरली पाकिस्तान की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे। पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होने के बावजूद बंगाली ईस्ट पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ 10% भी नहीं था। मुजीबुर रहमान ने जब ईस्ट पाकिस्तान के लिए एक मिलिट्री की डिमांड की थी, तो वो सेडिशन नहीं था, वो ज़रूरी था, क्योंकि 1965 में ईस्ट पाकिस्तान का फ्लैंक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने बेरली प्रोटेक्ट किया। इंडिया चाहता तो चलकर ईस्ट पाकिस्तान में घुस सकता था। इकोनॉमिकली पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान से आती थी, पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज की मेजॉरिटी वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट होती थी। सारी ताकत भी वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड थी। पहले कराची कैपिटल था, फिर इस्लामाबाद। एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, अयूब खान ने ईस्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेज खर्च करके इस्लामाबाद बनाया। फाइनेंस जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन ने इस बात का हमारी पॉडकास्ट पर आकर हिस्टोरिकल एविडेंस भी दिया। फेमस एपिसोड है which I'm sure you're aware of, third 5-year plan जब fourth 5-year plan जब बन रहा था, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 5-year plans के दौरान जो ईस्ट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट्स थे प्लानिंग कमीशन में, जो who were part of the ईस्ट पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन, उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, और द टर्म दे यूज्ड टू यूज वाज कि आप हमारे ऊपर फोर्स्ड सेविंग्स इम्पोज कर रहे हैं। द आइडिया बीइंग कि यू इम्पोज फोर्स्ड सेविंग्स ऑन वन पॉपुलेशन एंड दोज सेविंग्स आर देन यूज्ड टू create or are then invested in another province in order to build infrastructure over there. And तो fourth 5-year plan तक आके, because they were not being listened to, they separated out and they said भाई हम लोग इस plan के हिमायत नहीं करते, और हम लोग, this was by the way somewhere around 1970 जब ये fourth 5-year plan finalize हो रहा था, तो और वो अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक अलग इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस प्लान के लिए, और उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर लिखा। तो हर 5-year प्लान के शुरू में एक इंट्रोडक्शन होती थी। तो उस फोर्थ 5-year प्लान में 2 इंट्रोडक्शंस हैं, एक वेस्ट पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने लिखी है, एक ईस्ट पाकिस्तानी। और ईस्ट पाकिस्तानी जो है उन्होंने उसमें फिर बैठ के पूरी अपनी हिस्ट्री उसमें नरेट की है कि हमें ये जो हमारे कंसर्न्स हैं regarding the distribution of the fruits of this growth that is happening around the country, उनको हमने रेज किया है in the following forums on the following dates। पूरी लिस्ट बनाते हैं, वो 1955 से शुरू होती है वो लिस्ट, and it comes all the way down. They narrate at one point in 1965 during a radio broadcast when the chief economist of the planning commission referred to all of these people as Ghaddars.
जिसे कि हमें पहले तो इग्नोर किया जाता था, फिर हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप निकाल के हमें रिबट करने की कोशिश की, एंड व्हेन दे कुडंट डू दैट आइदर, व्हेन इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि what is happening in terms of the disparity in the access to the state's resources between East and West Wing, तो फिर ये नेशनल सिक्योरिटी की लैंग्वेज हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करनी शुरू कर दी। और 1964 में रेडियो पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट के दौरान चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन ने हमें, या डेप्यूटी चेयरमैन, आई फॉरगेट, इट्स वन ऑफ दोज टू, बट उनका अपना कॉलीग, उनका अपना सीनियर रेडियो पे जाके, और रेडियो पाकिस्तान बैक देन वाज मोस्ट पीपल्स एक्सेस टू मास मीडिया, तो और उनको गद्दार कहा गया, रॉ एजेंट्स कहा गया। माइंड यू, ये वही दिन थे जब फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कह दिया गया। बांग्लादेश एक रात में नहीं बना। आपने उनकी ज़बान को नहीं पहचाना। जब उन्होंने एहतजाज किया, आपने उनको गोली मार दी। आपने पब्लिक मैंडेट नहीं माना, उनकी इकनॉमिक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की। जंग के दौरान उनको मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं दी और उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। और शायद जो फाइनल स्ट्रॉ था वो था 1970 का भोला साइक्लोन, वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एवर रिकॉर्डेड। ईस्ट पाकिस्तान में 36 लाख लोग अफेक्ट हुए, फसलें तबाह हो गई, पूरे गांव तबाह हो गए, 3 से 5 लाख लोग मर गए। पर वेस्ट पाकिस्तान ने एडिक्वेट मदद नहीं प्रोवाइड की ईस्ट पाकिस्तान को। 2021 का एक आर्टिकल जो मॉडर्न एशियन स्टडीज़ में पब्लिश हुआ, उसमें श्रवानी बिस्वास और पैट्रिक डेली लिखते हैं कि 1971 का जो साइक्लोन था उसने बंगाली नेशनलिज्म की जो दलील थी उसको रीइंफोर्स कर दिया और ये इस्टेब्लिशमेंट की फेलिंग की एक मिसाल बन गया। इसने दिखाया कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कितनी ज़रूरी थी। तो जो डिज़ास्टर से पहले टेंशन्स थी वो अब इंटेंसिफाई हो गई और डिमांड फॉर ऑटोनॉमी बढ़ गई। इसके साथ साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थी, रेसिज्म था और बंगालियों के लिए जो नफरत थी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप में, उसने एक अलग मुल्क बनने को इनएविटेबल ही बना दिया। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे स्पेसिफिकली 1971 को और पाक स्टडीज़ के जो मिथ्स हैं बांग्लादेश बनने के बारे में वो तोड़ेंगे। सो पार्ट 2, 1971 में क्या हुआ, डिस्ट्रॉइंग द मिथ्स। दिसंबर 1970 में जब इंडिया अपने 5वें इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, पाकिस्तान ने अपना पहला डायरेक्ट इलेक्शन किया। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान में 169 सीट्स में से 167 जीती। वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी मेजॉरिटी जीती विद 86 सीट्स। किसी नॉर्मल मुल्क में इसके बाद ये होता कि अवामी लीग गवर्नमेंट बनाती। उनके पास 313 में से 167 सीट्स थी, पर पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क थोड़ी है। पहले भी शेख मुजीबुर रहमान को 1968 अगरतला कंस्पिरेसी केस में अरेस्ट किया था, पर जब उसमें कुछ नहीं मिला तो गवर्नमेंट ने 1969 में इस केस को विड्रॉ कर लिया था। पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर शौकत अली ने इतना तो एतराफ़ किया था 2010 में कि अगरतला में इंडियन आर्मी ऑफिसर से मुलाकात तो हुई थी, मगर मुजीबुर रहमान ने सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं की। उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और जीते, पर वेस्ट पाकिस्तान की एलीट को यह नाकाबिले कबूल था कि एक बंगाली उन पर रूल करता। सच तो यह है कि याया खान कभी भी मुजीबुर रहमान को पावर ट्रांसफ़र नहीं करते। वेस्ट पाकिस्तान की एलीट बंगालियों को हकारत से देखती थी। कलोनियलिज्म ने उनमें यह ख्याल आम कर दिया था कि वो तो एक मार्शल रेस है और बंगाली कमतर है, तो उनकी अना से ये बर्दाश्त ना होता कि एक बंगाली उन पर हुकूमत करता। सिद्दीक सालिक ने अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर में लिखा है कि याया खान के एक जनरल ने ढाका में कहा था, हम इन काले कमीनों को कभी अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। बांग्लादेश बनना ज़रूरी नहीं था। तारीख में बहुत सारे ऐसे लम्हे थे जब अलग फैसले ले लिए होते तो शायद तारीख कुछ और होती। जब अयूब खान को जाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने पावर नेशनल असेंबली के बंगाली स्पीकर को नहीं दी, जैसे कि उनको करना चाहिए था। उन्होंने पावर दी याया खान को, एक और मिलिट्री डिक्टेटर को। ये काम किसी कानून या रिवायत के तहत नहीं था। दुनिया में कितने ही मुल्क हैं जहां सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने से पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स के बीच में पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो चुका है। पाकिस्तान में सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो पहली दफ़ा 2013 में जाकर हुआ। अयूब खान ने पाकिस्तान पर 11 साल हुक्मरानी की। याया खान ने उनसे पावर ली और 1 साल बाद इलेक्शंस हो गए, पर याया खान का पावर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। 1970 का इलेक्शन किसी आइन के तहत नहीं हुआ। याया खान के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO के अंडर हुआ। उसकी जो शराइत थी, उसके अलावा LFO का जो मेन मकसद था वो ये था कि याया खान प्रेसिडेंट रहें चाहे जो कुछ हो जाए। LFO का मकसद था मार्शल लॉ की सुप्रीमेसी रहे। LFO ने याया खान को ताकत दी हुई थी कि वो जब चाहें असेंबली डिसॉल्व कर लें, जो आयन उनको कबूल ना हो उसको ना माने। याया खान चाहते थे कि जनरल मोहम्मद उमर, जो PTI के असद उमर और PMLN के मोहम्मद जुबैर के वालिद हैं, वो मिलिट्री की मर्जी से इलेक्शंस रिग करें।
कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि जनरल मोहम्मद उमर ने सियासतदानों को पैसे दिए लेकिन कुछ बना नहीं। उनके पेड टाउट्स अवामी लीग के कैंडिडेट्स को हरा नहीं सके। जब मैंने ये सवाल मोहम्मद ज़ुबैर उमर से इस पॉडकास्ट पर किया तो उन्होंने कहा कि उनके वालिद जनरल मोहम्मद उमर ने इलेक्शंस रिग करने से मना कर दिया था। ये दोनों राय आपके सामने हैं, इन दोनों में से आप जिसको भी सच माने, ये तो पक्का है कि जनरल याया खान इलेक्शंस रिग करना चाहते थे, पर इलेक्शंस ने अवाम का मैंडेट दिखा दिया। दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हुए और मार्च 1971 तक याया खान मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर चुके थे और ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। लाखों बंगाली ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया चले गए। 28 फरवरी 1971 को याया खान की मुलाकात होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। भुट्टो असेंबली सेशन में आने से इनकार कर रहे थे और याया खान ने असेंबली को बुलाना डिले कर दिया। ये वो लम्हा है जिस पर इल्ज़ाम लगता है जंग शुरू करने का। पर 22 फरवरी को आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में एक मीटिंग हो चुकी थी जिसमें याया खान और उनके टॉप आर्मी जनरल ने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वो हुक्मरानी बंगालियों को नहीं देंगे। इस सब के बावजूद मार्च 7 की स्पीच में शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी का ऐलान नहीं किया। मुजीबुर रहमान को पता था कि याया खान की अनाउंसमेंट कि नेशनल असेंबली का इजलास मार्च 25 को होगा झूठ था, फिर भी उन्होंने अलहदगी का ऐलान नहीं किया। मुजीबुर रहमान ने तो ये भी कहा था कि उनके 6 नुकात नेगोशिएबल हैं। ये 6 पॉइंट्स ना के बाइबल थे ना कुरान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा कि हर कोशिश करनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए 6 पॉइंट्स पर, ताकि जमहूरियत बहाल हो और पाकिस्तान टूटने से बच जाए। सियासतदान हमेशा सियासी सलूशंस तलाश करते हैं, पर एक फ़ौजी आमिर ने उनको ये करने नहीं दिया। याया खान की नज़र में मुजीबुर रहमान के 6 नुकात सेडिशन थे, बगावत थे। वो कभी भी आइन ना बनने देते जो इन 6 पॉइंट्स की बुनियाद पर होता। हमने पहले पार्ट में देखा कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान ने 1947 से 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान को ट्रीट किया। तो मुजीबुर रहमान के 6 नुकात जायज़ थे, वो 1940 की पाकिस्तान की ओरिजिनल कंसेप्शन के मुताबिक थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप की नज़र में उनका नज़रिया पाकिस्तान लाखों लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर था। फरवरी 28 की रात PIA बोइंग एयरक्राफ्ट में सिविलियन कपड़ों में मिलिट्री ट्रूप्स ढाका में आना शुरू हो गए और कैंटोनमेंट से टैंक्स मंगवा लिए गए। मार्च के एंड तक ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो चुका था, जिसमें बंगाली स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंटेलिजेंसिया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई। याया खान की ये सोच थी कि अगर हज़ारों बंगालियों का कत्ल कर दिया तो द रेस्ट विल फॉल इन लाइन। जनरल तिका खान ने उनको कहा कि 1 हफ्ते में ईस्ट पाकिस्तान में अमन कायम हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर उल हक ने यह भी कहा कि वर्बल इंस्ट्रक्शंस थी हिंदुओं को मारने की। लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज़ अहमद खान ने कहा कि जनरल न्याजी उनके पास आए और उनसे पूछा कि कितने हिंदू मार दिए, और मई तक एक ऑर्डर इन राइटिंग भी था टू किल हिंदूज। ये थी पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ईस्ट पाकिस्तान में, उनकी ज़बानी जो ये कर रहे थे। और यही है वो तारीख जिसको हमें अब क्रिटिकली देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ इंडिया पे सारा मलबा डालकर हम चलते रहें। इंडिया ने मुक्ति बानी को ट्रेन किया, उनको सपोर्ट किया इवन बिफोर दे ऑफिशियली एंटर्ड द वॉर। ये सब सच है। जब लाखों रेफ्यूजीज़ इंडिया में आ रहे थे तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि इकोनॉमिकली बेहतर होगा जंग में डायरेक्टली दाखिल होना। 3 दिसंबर की शाम इंडिया पाकिस्तान के बीच में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज़ खान करके इंडिया की 11 एयरफील्ड्स को टारगेट किया, जिसका जवाब इंडिया ने दिया और फिर इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दी। सिर्फ 13 दिन बाद ही जनरल A.A.K. न्याजी सरेंडर कर चुके थे और 93,000 लोग इंडिया ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिए। ऑथर और तारीखदान तारिक अली ने हमें बताया कि कैसे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कहा कि ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर करने के बाद अब वेस्ट पाकिस्तान को इन्वेड करना आसान होगा, पर इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट ने मना कर दिया। 1 साल बाद इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, जिसमें इंडिया ने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस कर दिए और जो टेरिटरी वेस्टर्न फ्रंट पर इंडिया ने गेन की थी वो भी पाकिस्तान को वापस कर दी। इन सब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक किरदार ज़रूर था, पर 1971 में जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ उसकी जिम्मेदार फ़ौज ही थी। कोई सिविलियन फ़ौज को भेज या कमांड नहीं कर सकता था। मिलिट्री ऑपरेशन याया खान और उनके जनरल्स का था, उनकी जिम्मेदारी थी और इल्ज़ाम भी उन्हीं पर आता है। और हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट ने उन पर ही इल्ज़ाम लगाया है, पर हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को तो दफन कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने खुद ही रिपोर्ट को कमीशन किया था, उन्होंने ही उस रिपोर्ट को रिलीज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहकर के मिलिट्री के ऑनर को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने जनरल न्याजी और ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी में उनके रोल के बारे में बड़ी तफसील से लिखा है। कहा जाता है कि सरेंडर करने का फ़ैसला जनरल A.A.K. न्याजी का था, पर याया खान का जो टेलीग्राम आया
उसमें लिखा था कि सब करो जो कर सकते हो लड़ाई रोकने के लिए और आर्म फोर्सेस के लोगों को बचाने के लिए। इसको जनरल ए के न्याजी कहते हैं कि ये क्लियर फैसला याह्या खान का था टू सरेंडर, लेकिन याह्या खान कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ सीज फायर करने का ऑर्डर था, सरेंडर नहीं। जनरल न्याजी के पास इतने तो ट्रूप्स थे कि वो 2-4 हफ्तों तक और लड़ सकते थे, जिसमें पाकिस्तान को टाइम मिल जाता एक सीज फायर नेगोशिएट करने का, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रही थी। 1971 15 दिसंबर की जो मशहूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने की स्पीच है, वो तो बस एक झूठी बहादुरी थी। ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरीज। और शायद यही 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती थी कि वो जनरल्स के कहने पे चलना शुरू हो गए, पर स्पीच से पाकिस्तान जंग नहीं हारा। जो सीज फायर की रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने मना की थी वो पोलैंड की रेजोल्यूशन थी, एक मुल्क जो सोवियत यूनियन के साथ अलाइंड था। 1971 में इंडिया सोवियत यूनियन कैंप में था और पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना जुल्म कर सका ईस्ट पाकिस्तान में और दुनिया ने इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास अमेरिकन आर्म्स थे और अमेरिकन सपोर्ट था। अमेरिकन सदर रिचर्ड निक्सन तो इंतहाई रेसिस्ट थे इंडियंस के खिलाफ। उन्होंने इंडियंस को सेक्सलेस, नथिंग और पैथेटिक कहा, और बाद में हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश को एक बास्केट केस कहा। 1974 की हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कई लोगों को कोर्ट मार्शल करने का कहा गया। ये होने के बजाय वही लोग बाद में पावर में आ गए और कंट्रोल ले लिया। फिर जब ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने तो कौम को ब्रेन वॉश करने के लिए तारीख ही बदल दी, ताकि कौम मिलिट्री डिक्टेटर्स को पूछती रहे और सियासतदानों को गालियां देती रहे हर चीज़ के लिए। कौम को सच नहीं बताया गया, झूठ और हराफात सिखाए गए। हमेशा की तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक सिविलियन मिल गया जिस पर उन्होंने सारा मलबा डाल दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान दोनों का रोल था 1971 में, पर हम बाकी इदारों का रोल कब क्रिटिकली क्वेश्चन करेंगे। पाकिस्तान में मशहूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया। भुट्टो की अना का किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, पर वो पपेट मास्टर नहीं थे जो याह्या खान को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो याह्या खान जिसने ये मंसूबा बनाया था कि हम ईस्ट पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को मार देंगे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने बेचारा बेबस था। याह्या खान ने कहा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि पब्लिक रैलीज करो ताकि पब्लिक प्रेशर बने और मिलिट्री को इंटरवीन करने का जवाब मिल जाए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती है, लेकिन ये झूठ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा इधर हम उधर तुम। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। ये एक हेडलाइन थी जो अखबार में छपी थी और उस अखबार के एडिटर की इमेजिनेशन थी। अगले ही दिन एडिटर ने माना कि ये मेरी लाइन थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं। ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है, पर ये झूठ फैलाया जाता है क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट और प्रमोट करता है। वही कि ये सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया और याह्या खान इसमें बेचारा था। आज भी जो पॉडकास्टर्स तारीख में जाकर सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, आप समझ जाएं कि वो किन से पैसा और डायरेक्शंस ले रहे हैं। और मैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एब्जॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा। भुट्टो ने 1971 के बाद बलूचिस्तान में जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी भुट्टो पर है। 1971 में भी भुट्टो ने ये ज़रूर कहा था कि मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर किसी MNA ने नेशनल असेंबली का सेशन अटेंड किया। 120 दिन की जो डेडलाइन सेट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो ट्रिगर हो जाती जिस दिन असेंबली का पहला सेशन होता। इसमें जो भुट्टो के डिफेंडर्स हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि भुट्टो को वक्त चाहिए था नेगोशिएट करने के लिए, पर वो ये नेगोशिएशन असेंबली के अंदर भी कर सकते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो किया वो अनडेमोक्रेटिक था। उनको मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है कि वो बॉयज़ के लाडले थे। मिलिट्री कमांड को भुट्टो से भी नफरत थी। जब 1971 के इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो बस मिलिट्री ने प्रेफर किया कि भुट्टो पावर में आ जाए बनिस्बत मुजीब। हुसैन हक्कानी लिखते हैं कि 16 दिसंबर 1971 के बाद भी याह्या खान के जनरल्स चाहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अरेस्ट हो जाएं, पर उनके ही जूनियर ऑफिसर्स ने ये कमांड मानने से इनकार कर दिया। एक जो धब्बा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी पर हमेशा रहेगा वो ये है कि एक सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। तब कोई आइन नहीं था तो कोई और तरीका नहीं था कि वो पावर में आए, और ये पावर उन्होंने ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं की, पर तारीख उनको हमेशा एज अ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याद करेगी। 1971 के इलेक्शन में जिस आदमी ने अवाम के मैंडेट को रद्द किया वो था याह्या खान। वो सदर थे, वो नेशनल असेंबली का सेशन बुला सकते थे। उनको इसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मंजूरी नहीं चाहिए थी। याह्या खान ने मुजीबुर रहमान को कहा कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पर मुजीबुर रहमान को भी पता था ये झूठ है। मुजीबुर रहमान इन मीटिंग्स और निगोशिएशंस के पीछे जो नीयत है उस पर शक करते थे, क्योंकि उनको ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री बिल्डअप नज़र आ रहा था। अगर आप इस पर मेरी राय जानना चाहें तो निगोशिएशंस रुके हुए थे क्योंकि याह्या खान को प्रेसिडेंट रहना था। एक एग्रीमेंट हो सकती थी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान में से एक प्रेसिडेंट बन जाए, एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक पावर शेयरिंग मॉडल बन सकता था, पर इस सब में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है याह्या खान। I have only 2-3 years left of service before I retire. So, in the process, if I happen to be in charge of running this country for a year and a half or 2 years,
that perhaps will be an additional satisfaction to me that I have done some service to the nation also in restoring democracy back to them as a soldier. जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती है ईस्ट पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा ना होना। उन्होंने मिलिट्री के नैरेटिव को वेस्ट पाकिस्तान में फ़रोग़ दी। उनको चाहिए था मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर याह्या खान पर प्रेशर डालें। सच तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबुर रहमान ने एक एग्रीमेंट ऑलमोस्ट एग्री अपॉन कर ली थी। 6 में से 5.5 पॉइंट्स पर एग्रीमेंट था। जिस आदमी ने ये नहीं होने दिया वो था याह्या खान। यूसुफ नज़र जब पॉडकास्ट पर आए तो उन्होंने बताया कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ढाका में एक होटल में थे जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ और उनको तो वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। जब सियासतदान निगोशिएट कर रहे थे पीछे से मिलिट्री ने इंटरवीन कर दिया। एंड एज फेट वुड हैव इट, यही 6 साल बाद हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, जब उन्होंने अपोजिशन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था लेकिन ज़ियाउल हक ने इंटरवीन करके मार्शल लॉ लगा दिया। अब 1971 के बारे में आपकी 2 राय हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस्तेमाल किया गया, उनसे निगोशिएट करवा कर वक्त बाय किया गया जिसमें मिलिट्री बिल्डअप कर सके, मिलिट्री कैपेसिटी बना सके। या आप कह सकते हैं कि भुट्टो को इस प्लान का पता था, ही वॉज इन ऑन इट, और वो मिलिट्री के कहने पर मिलिट्री के लिए टाइम बाय कर रहे थे। मुझे नहीं पता इन दोनों में से सच क्या है, पर शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के लोग तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्राइमरी जिम्मेदार नहीं समझते। उनको एक हीरोज़ वेलकम मिला जब उन्होंने पोस्ट 1971 बांग्लादेश को विजिट किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर मुजीबुर रहमान भी लाहौर आए 1974 में OIC अटेंड करने, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये दोनों मुल्कों के लिए एक नई शुरुआत। डेकेड्स लॉन्ग मिलिट्री रूल खत्म हो गया था, पाकिस्तान वॉर हार चुका था और आर्मी वापस अपने बैरक्स में थी। पर पाकिस्तान के लिए हमेशा ही उम्मीद एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ही आती है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के कुछ आर्मी पर्सनल ने मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली मेम्बर्स का कत्ल कर दिया और फिर थोड़ी ही मुद्दत बाद बांग्लादेश में एक मिलिट्री कू लग गया। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। 2 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। मुजीबुर रहमान के दोनों बेटों को उनके साथ ही मार दिया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों बेटों को भी मार दिया। दोनों की बेटियां बाद में जाकर अपने मुल्कों की वज़ीर आज़म बनी। इट्स फनी हाउ हिस्ट्री प्लेज आउट। पर हम इस तारीख से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। जो ताकत में हैं वो नैरेटिव कंट्रोल करते हैं और यही वो नैरेटिव है जिस पर हम सब बड़े हुए हैं, जिन झूठों को हम सच मानकर चले हैं। कभी अपनी तारीख से सीखा ही नहीं। इस एपिसोड का तीसरा और आखिरी पार्ट इसको देखता है। पार्ट 3, हम 1971 को कैसे याद रखते हैं और कौन से सबक हैं जो हम नहीं सीखते। बांग्लादेश की इनकम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है, पर कैपिटा इनकम 25 टाइम्स, एक्सपोर्ट्स 100 टाइम्स ग्रो हो चुके हैं और गुर्बत जो 1990 में 60% थी आज 20% है। डेवलपिंग वर्ल्ड की सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक बांग्लादेश है। उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल की, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाई, रिलीजियस इंटॉलरेंस कम की, एक्सपोर्ट पर फोकस किया और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। सब जो पाकिस्तान नहीं करता। हम बस पाकिस्तान स्टडीज़ में यही पढ़ते रहते हैं कि ये ज़मीन बड़ी सरखेज़ है साखी, पर बांग्लादेश जो हार्डली कोई कॉटन प्रोड्यूस करता है, उनकी जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी 27.42 बिलियन। हम जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स उसी टाइम पीरियड में 10.039 बिलियन थी, मतलब ऑलमोस्ट उनकी 1/3। पाकिस्तान बिलियंस देता है सब्सिडीज और प्रोटेक्शन में टेक्सटाइल सेक्टर को, फिर भी हमारा ये हाल है। आज बांग्लादेश की जीडीपी तो पाकिस्तान से ज़्यादा है ही, पर उनका जीडीपी पर कैपिटा नियरली डबल है हमसे और उनका डेट नियरली हाफ है हमारा। लेकिन फिर भी हम आज पाकिस्तान में किसी भी वर्थलेस चीज़ को 2 टके की चीज़ बोलते हैं, जबकि सच ये है कि एक बांग्लादेशी टका आज 2.5 पाकिस्तानी रुपए है। तो 2 रुपए की चीज़ की औकात भी 1 टके की नहीं है पाकिस्तान में। और बांग्लादेश वो मुल्क है जिसको हेनरी किसिंजर ने बास्केट केस बोला था। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को 24 साल अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। तो हम 1971 जिसको फॉल ऑफ ढाका कहते हैं, असल में वो राइज ऑफ ढाका है और हम 1971 से कोई सबक सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी हम लंदन अमेरिका की बातें करते हैं, बांग्लादेश से इकोनॉमिक लेसन्स नहीं सीखते। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से 75% पुअर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिचर है। आज पाकिस्तान की जो मिडिल इनकम पॉवर्टी रेट है ऑफ $5.5, 80% आबादी उससे नीचे है। फिर भी पाकिस्तान की आप प्रायोरिटीज़ देखें जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को आज तक दुख तो होता है कि 1971 में मुल्क की अलहदगी हो गई, पर पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो 1971 में नहीं टूटा, वो तोड़ा गया 1947 से 1971 तक, जब स्टेट ने ईस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया। तब क्यों वेस्ट पाकिस्तान के लोग खामोश थे? तब क्यों नहीं उनको दुख हुआ?
जब एक हिस्से की वेल्थ एक्सट्रैक्ट करके दूसरे हिस्से को फायदा दिया जा रहा था। वेस्ट पाकिस्तान की एलीट अयाशी कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेज से। चलें, स्टेट्स तो होते ही जालिम हैं और पाकिस्तान की तो यही तारीख रही है, पर वेस्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और मॉरल बैंकरप्सी का क्या? आज भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग स्टेट के अपोलोजिस्ट बनकर जस्टिफिकेशंस ढूंढते हैं ऑफ हाउ बंगालीज वर ट्रीटेड। स्टेट से मिलियंस लेकर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। अनम जकरिया ने हाल ही में डॉन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने फिल्म खेल खेल में और ड्रामा जो बिछड़ गए दोनों को आड़े हाथों लिया और लिखा कि कैसे ये 1971 को वाइट वॉश करने की कोशिश है। और इन दोनों के साथ जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो तो इन दोनों से भी बड़ा मजाक। जब इंटेलिजेंसिया इस हद तक गिर जाए कि वो कहना शुरू कर दे कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल होगा पाकिस्तान आर्मी को 3 मिलियन लोगों को मारना या 2 लाख औरतों को रेप करना, आप खुद ही उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को जज कर लें। हम मान सकते हैं कि ये क्लेम्स एग्जैजुरेटेड होंगे, बढ़ा चढ़ा कर बताए होंगे, पर अगर हम इन नंबर्स को 10 से भी डिवाइड कर दें तो क्या जस्टिफाई हो गया ये होना? लाखों की जगह अगर हज़ारों मरे तो, हज़ारों की जगह अगर कुछ 100 लोग रेप हुए तो? अनम जकरिया ने इसी आर्टिकल में बहुत अच्छी बात की है कि बांग्लादेश की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको इस्तेमाल किया जाता है एक फॉल्स इक्विवेलेंसी क्रिएट करने के लिए। देखें, मुक्ति बानी और बांग्लादेश का जो स्टेट है उन्होंने बिहारी कम्युनिटी के साथ जुल्म किया, वो चीज़ नाकाबिले कबूल है, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन इस वायलेंस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता टू बोथ साइड्स दी इशूज़, स्पेशली जब पाकिस्तानी बिहारी कम्युनिटी की ओनरशिप लेने के लिए तैयार ही नहीं। अनम जकरिया, जिनका बहुत ज़्यादा काम है 1971 की ओरल हिस्ट्रीज़ पर, वो कहती हैं कैसे इन कैंप्स में जब उन्होंने इन लोगों से बात की तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि बिहारियों का रिजेंटमेंट है पाकिस्तान की तरफ। वो कहते हैं उनसे झूठे वादे किए गए। एक कैंप रेजिडेंट ने अनम को कहा, चिड़िया घर बनाया हुआ है, देख कर चले जाते हैं। वेस्ट पाकिस्तान में डिलूजन का तो ये हाल है कि जब पाकिस्तान आर्मी ने ढाका में 16 दिसंबर को सरेंडर किया तो 17 दिसंबर की सुबह वेस्ट पाकिस्तान में लोग उठे तो अखबारों में छपा हुआ था कैसे जंग ज़ोरों शोर से चल रही है और पाकिस्तान आर्मी ने कितनी प्रोग्रेस की। ये सोशल मीडिया के दौर से पहले की बात है, पर फिर भी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने BBC पर 16 दिसंबर की रात को ही साथ सुन लिया था, फिर भी अखबारों में झूठ छपा। और ये वो गैस लाइटिंग है जो आज तक कौम के साथ हो रही है। हमें कहा जाता है जो सच्चाई हमारी आंखों के सामने नजर आ रही है वो झूठ है। हमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन दिलाया जाता है और जो लोग स्टेट के इस झूठ को पैरेट करते हैं उनको करोड़ों मिलते हैं। वो ऐशो आराम से ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, फार्म हाउसेस ख़रीदते हैं और पाकिस्तान का जो नाजुक मोड़ है वो तो असल में एक राउंड अबाउट है और हम उसी के गिर्द गोल गोल घूमते रहते हैं और कभी तारीख से कुछ नहीं सीखते। हमने ईस्ट पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। फिर एक डेकेड बाद ज़ियाउल हक और हमीद गुल ने अफ़गानिस्तान को अपना प्लेग्राउंड समझकर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जैसे डिलूजन्स आम किए और आज तक पाकिस्तान उसकी कीमत पे कर रहा है। जब सिंधी, पश्तून या बलूच अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स मांगते हैं तो बंगालियों की तरह उनको गद्दार लेबल कर दिया जाता है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट है, पर उनको आप एनिमीज़ ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर को जेल में डाल दिया जाता है, मोहसिन दावर पर गोली चला दी जाती है। अगर तो हमें तारीख से सीखना है और अपनी गलतियाँ नहीं दोहरानी तो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें। न्यूज़ और टीवी पर आज तक कहा जाता है कि हमें नहीं पता कि फॉल ऑफ ढाका क्यों हुआ। भाई पता है, एक जुडिशियल कमीशन बना था, एक रिपोर्ट लिखी गई थी, आपको हर वजह पता है, आपको पता है क्या हुआ, आपको पता है कैसे हुआ, आपको पता है क्या करना चाहिए ताकि ये वापस ना हो, पर आपने तो वो रिपोर्ट भी दफन कर दी और उसकी रिकमेंडेशन सुनी तक नहीं। टीवी चैनल सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। जनरल बाजवा ने तो ये भी कह दिया था एक पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं। हो सकता है आप आवाम से जाकर पूछें तो वो मिलिट्री का नाम ना लें और बोलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था जिसने मुल्क तोड़ दिया। बड़ा आसान होता है सियासतदानों पर सारा इल्ज़ाम डाल देना, और जो वाकई पावर में है वो अपने हाथ धोकर 6 साल बाद वापस आकर एक और 11 साल की मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगा दे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो यही कहा था कि अगर इंडिया विड्रॉ कर जाता है तो जितना लूज एग्रीमेंट ईस्ट पाकिस्तान को चाहिए हम मान लेंगे। तो ये क्यों अनएक्सेप्टेबल था वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप को? उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने से बेहतर लगा हज़ारों लोगों को मारना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 18 अमेंडमेंट एक मैसिव पॉलिटिकल विन है, और कौन उसको रिवर्स करना चाहता है और क्यों, अब आप खुद समझ लें। हमें ये भी सिखाया जाता है कि बांग्लादेश बनना ज़रूरी था क्योंकि दोनों मुल्कों में फासला बहुत था। हमने अनम जकरिया से बात की और इस इनेविटेबिलिटी वाले आर्ग्यूमेंट को वो क्वेश्चन करती हैं। दोनों विंग्स एक फेडरेशन की सूरत में भी तो रह सकते थे, एक यूनियन, या अगर दो मुल्क बनने ही थे तो वो प्यार, मोहब्बत, नेगोशिएशन, एग्रीमेंट से भी बन सकते थे। जिन दोनों मुल्कों के बीच में 2
सोचते रहे, एक रोड मैप बना लेते टुवर्ड सॉवरेनिटी। हजारों तरीके थे जो सब बेहतर हैं उससे जो एक्चुअली हुआ। पर आज भी वेस्ट पाकिस्तान में लोगों को ये दुख है कि अलहदगी हो गई। ये दुख नहीं है कि हजारों लोगों को मार दिया गया। उनके लिए नजरिया पाकिस्तान हजारों लोगों की जान से बढ़कर है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था कि कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। वो जो हैं वो अपनी पसंद की तारीख लिखते हैं, आवाम को अपनी ही तारीख से बेखबर रखते हैं। वो अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं और फिर वो कहते हैं आवाम जाहिल है। तो अगर आप सोचते हैं कि क्यों पाकिस्तान हमेशा एक इन्फिनिट लूप ऑफ कैस्केडिंग क्राइसिस से घिरा रहता है, तो ये एक कहानी है जो दिखाती है कि क्या सच्चाई है ऑफ व्हाट हैपेंड। 1971 की जंग के दौरान जनरल नियाजी ने अपने कमांड हेडक्वार्टर्स में ट्रूप्स को कहा, ये मुझे समझते क्या हैं, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। उनके रैंक्स में एक ऑफिसर था जो उनकी यही कही हुई हरामजादी कौम का था, मेजर मुश्ताक ए बंगाली। ये सुनने के बाद मेजर मुश्ताक ए बंगाली बाथरूम में गए और उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। यही वो दिन था जिस दिन हमारा ज़मीर मर गया। हज़ारों लोगों की जान जाना तो एक सानिया था, पर दूसरा सानिया था लाखों लोगों की खामोशी। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं फिक्र थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की? जब आप लोगों को 2 टके का समझते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी भी आपके लिए 2 टके की हो जाती है। एपैथी और डीह्यूमनाइजेशन हमेशा। 1971 में बंगालीज़ को मारा गया, हमने कुछ नहीं कहा, हम कभी कुछ कहते ही नहीं। तो फिर आप सोचते हैं बलूचिस्तान के बारे में इतनी खामोशी क्यों है? एक खातून ने एक इवेंट किया था T2F पर, अनसाइलेंसिंग बलूचिस्तान। पिछले हफ्ते में उनकी 9th डेथ एनिवर्सरी पर गया हुआ था। फिर आप लोग पूछते हैं कि पॉडकास्ट क्यों बंद हो रहा है? I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves because they haven't got the facilities to move around like I have. ओह माय गॉड गाइस, हम लोगों ने जो है वो काफ़ी ऐसी सच्चाइयाँ जो हैं इस वीडियो के अंदर सुनी। अच्छा, अब जो है वो पाकिस्तानी लोग भी जो है वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। आप जितना मर्जी अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर पढ़ा लें कि 1971 में जो है वो कुछ भी गलत नहीं था हुआ, मतलब हम लोग जीते थे, कुछ भी था, लेकिन अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस जो है वो आ चुकी है। हर पाकिस्तानी अब इस चीज़ को समझ चुका है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो है वो यूट्यूब पे जो है वो हर वीडियो बनाना शुरू हो गई। सच्चाइयाँ नजर आ रही है। पहले खान सर की वीडियो, फिर एक और यूट्यूबर की वीडियो, फिर अब ये वीडियो, ये पाकिस्तान की तरफ की वीडियो थी। पाकिस्तान में भी जो है वो इस चीज को समझा जाता है। बंगाली औरतों से मर्दों तक हर बंदे के साथ जो है वो उस टाइम पे बहुत गलत किया गया, और अच्छी बात है वो अलग हो गए और अब वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब उसी हिसाब से नीचे गिरता जा रहा है और वो उसी हिसाब से ऊपर उठते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, आयरनी ऑफ सिचुएशन। आप जिन लोगों को कहते थे कि बहुत छोटे हैं, ठीक है, ये हमारे लेवल के नहीं है, अब वही लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, और ये हर पूरी दुनिया ये चीज जो है वो देख रही है। और हम लोगों को बचपन से लेकर अभी तक जो है वो अभी भी पाकिस्तान स्टडीज के अंदर यही पढ़ाया जाता है 1971 की वॉर के अंदर ये हुआ था, मतलब सारा झूठ, मतलब सब अच्छा था। और उसके बाद ये बताया गया कि लाइक हम सारी वॉर्स जीते थे। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर कोई भी वार जो है वो पाकिस्तान जो है वो नहीं हारा, ठीक है, सारी वॉर्स हम लोग जीते। और हम लोग बचपन से यही बस सुनते आ रहे हैं कि हम लोग वॉर्स जीते और जीती, ये भी वॉर जीती, बस यही हम लोगों को सिखाया जाता है। और झूठ एक जो है ना पट्टी आंखों पे बांध दी जाती है छोटे बच्चों के, और फिर जब वो बड़े होते हैं और फिर उन लोगों को चीज़ों का पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।